हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम 14 मई 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए फ्रेंड्स इसमें हम लोग टोटल 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जिस प्रकार से बिहार मद्य निषेध में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के, तो इन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर बताते चलेंगे। और पूरा 100 क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप एग्जाम की तरह इस वीडियो को लगाइए और अपना स्कोर चेक करिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो राइट आंसर इसका फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में सर्वोच्च जो पराक्रम पुरस्कार है ये परमवीर चक्र है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ। जो आंसर है मैं उसको बताते चल रहा हूँ। देखिए, वीरभूमि जो है किसकी समाधि स्थल है। वीरभूमि जो है यह राजीव गांधी की है। किसकी है? राजीव गांधी की है। शांतिवन संजय गांधी की है। शक्ति स्थल जो है ये इंदिरा गांधी की है। विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। चलिए अगला प्रश्न है कि सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। तो इसको लिखा है प्रेमचंद ने। ठीक है, प्रेमचंद राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। सेवा सदन किसकी रचना है, कर्मभूमि और गबन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। तो कबीर दास के उपदेश जो संकलित है ये बीजक में है। आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो बीजक में है। ये ऑलरेडी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको याद रखना है। दिलवाड़ा के मंदिर एक उदाहरण है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपने सुना होगा। ठीक है, नागर शैली का एक उदाहरण है। यह मंदिर राजस्थान राज्य के माउंट आबू नगर में स्थित है। ठीक है, चलिए तो ये आपका नागर शैली हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात हो रही है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। 28 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये जो डोलू कुनिथा है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का है, तो यक्षगान भी कर्नाटक का है। चलो उसके बाद देखिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी कृषि लागत और मूल्य आयोग की है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो है यह पिरीनी पर्वत है। कौन सा? पिरीनी पर्वत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामान्य रूप से मुद्रा नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना इसका मुख्य लक्ष्य है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, यानी मानते थे। तो ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। सिंपल सा क्वेश्चन है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इस पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी ही हैं, ध्यान रखेंगे। ये मैंने करा दिया आपको। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। तो भारत ने जो है राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी 2010 में किया था। कॉमनवेल्थ गेम का दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। संगम साहित्य जो है यह तमिल भाषा में लिखा गया है। तमिल भाषा में लिखा गया है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। तो यह संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा जो है संशोधन किया जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। तो आपको मैंने बताया है कि यह किसको संबोधित कर सकता है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 56(1)(a)
इसका अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित स्व हस्ताक्षर युक्त पत्र के जरिए अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। उसके बाद देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची, यहाँ पर देखिएगा 92वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है। तो टोटल इसमें कितने भाषा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। जैविक आवर्धन के बारे में पहले आप ये 2 ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद मैं आपको अगला ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बाकी के 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं, सी और डी, पढ़ लीजिए। करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्वनि के बारे में असत्य कथन, देखिए तापमान के बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। ये गलत है, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये प्राप्त किए जा सकते हैं किसके द्वारा, तो प्रभाजी आसवन के द्वारा। प्रभाजी आसवन राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नांकित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है। तो एक ही तत्व से जो बना है इसमें से कौन सा है, तो ये आपका हीरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो इसमें से ऑक्सीजन हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। राइट आंसर इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबियन नहीं है, यानी कि उभयचर नहीं है। तो इसमें से जो उभयचर नहीं है वो आपका कछुआ हो जाएगा। कछुआ जो है उभयचर नहीं है, बाकी टोंड, मेढक, सैलमेंडर ये उभयचर हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। कछुआ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होती है। तो इसमें से जीवाणु से कौन सा रोग होगा, तो क्षय रोग होगा, जिसको कि टीबी कहा जाता है, ठीक है। यह जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है हमारा कि नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो यह रसायन जो है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जलस्तर वृद्धि आकलन के लिए खाली स्थान दिए गए नामक एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक का नाम आपसे पूछा गया है, तो यह है प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण नामक एक नई तकनीक विकसित की है। प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घावों के शीघ्र भरने में सहायक करने वाला विटामिन कौन सा है। तो देखिए यह विटामिन जो है सी है, और कुछ हद तक विटामिन ई भी उपयोगी होता है, लेकिन जब सी और ई दोनों हो तो आप सी पर टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है। तो यह बहुत ही सिंपल है, जेनेटिक कोड के संग्रह के लिए उत्तरदायी जो अणु है यह DNA है। DNA राइट आंसर हो जाएगा। 5 रुपया प्रीमियम पर 50 शेयरों के प्रति 10 रुपया में बेच करके एक व्यक्ति कितनी राशि पा सकता है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपया में बेच करके एक व्यक्ति कितनी राशि पा सकता है, और 5 रुपया प्रीमियम पर, तो 10 5 15 हो गया, 15 गुना 50 कर दीजिए, 15 गुना 50 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 8 2 6 और 16 से विभाज्य है। तो इसका LCM निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका 24 आ जाएगा। 2 संख्याएं हैं A² और 9, यदि उनका माध्य अनुपात B है तो A² + B² अनुपात A² - B² क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। माध्य अनुपात दिया गया है, आप इसको निकाल सकते हैं। राइट आंसर 5:4 हो जाएगा। मैं मैथ का आंसर बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दूंगा। अगर मैथ सॉल्व करूँगा तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक विक्रेता है, कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है और 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है। इसका क्या परिणाम होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका 37.5% का लाभ होगा, इसको 37.5% का लाभ होगा। उसके बाद देखिए मानसून का कारण है। मानसून
का कारण पूछा गया है, तो इसमें से आपका हवाओं का मौसमी उत्क्रमण हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिखवाद यानी कि सिखिज्म का परिवर्तन कब हुआ था। सिखवाद का परिवर्तन जो है यह 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, सिख धर्म के पहले भक्ति प्रधान था और बाद में 1699 में जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करके इसको लड़ाकू संगठन में परिणत कर दिया था। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। चलिए, ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक का। उसके बाद देखिएगा कि द लैंड ऑफ गोल्ड स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य कौन है, तो यह है घाना। ठीक है, घाना राइट आंसर हो जाएगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व की एकमात्र ऐसी वित्तीय संस्था है जो सदस्य देशों की निजी उद्यमी को भी ऋण उपलब्ध कराता है। तो पूछा गया है कि राइट आंसर इसमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा IBRD से। ठीक है, चलिए IBRD अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के लिए। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जा सकता है, तो यह जैन धर्म में है। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है, तो यह आपका जैन धर्म हो जाएगा। ऋषभदेव संस्थापक हैं जैन धर्म के। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो यह राजा जो था यह कौन था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन था। चलिए, हर्षवर्धन के बारे में आपको पता होगा, इसी के समय जो है हेन स्वयं भारत आया था और हर्षवर्धन की रचना पूछा जाता है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये हर्षवर्धन की रचना है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, और इसके दरबारी कवि वानभट्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने का है, किसके द्वारा किया था। तो फ्रेंड्स यह किया था, बताइए राइट आंसर, अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के सचिव उस समय मॉन्टेग्यू था, उसी ने अगस्त 1917 में यह घोषणा किया था कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित था। तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर था विजयनगर। ठीक है, चलिए कर्नाटक में हम्पी में जो है इसका अवशेष भी मिले हैं। उसके बाद देखिएगा कि यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न के 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा। 50 डिग्री देशांतर पर स्थित समय पूछा गया है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय होता है। 1 डिग्री देशांतर में कितना, 4 मिनट का समय होता है। तो यहाँ पर 50 डिग्री का रहा है तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 मिनट हो जाएगा। 200 मिनट में कितना घंटा हो गया भाई, तो 3 घंटा 20 मिनट हो गया। ठीक है, 6 त्रिक 18 180 और 20 मिनट 200 मिनट हो गया। 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय जो होगा शाम को कितना होगा, 3:20 होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति को बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है और यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित है। कर्नाटक हो जाएगा। गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, यह पूछा गया है। तो गीतांजलि का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद स्वयं गुरुदेव जी ने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और 1913 में इस पुस्तक के लिए उनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चीनी तीर्थयात्री हेनस्वांग ने भारत पर भ्रमण किया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है, हेनस्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। सौरमंडल की खोज किसने किया था। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। ये पोलैंड के थे कोपरनिकस, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, और यह 13 देशों से होकर के गुजरती है। इसमें से पूछा गया है कि भूमध्य रेखा गुजरती है कहाँ से, ये सेट आपको बताना है इसमें से। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यह गुजरती है कोलंबिया, कीनिया और इंडोनेशिया से। ठीक है, मालदीव से भी गुजरती है। अगर हम एशिया में बात करें तो मालदीव से भी यह गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है। तो यहाँ इंडोनेशिया दिया गया है, मालदीव भी आप ध्यान रखेंगे। भारत से यह नहीं गुजरती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया।
तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है, कौन सा राज्य नहीं सटा है यह पूछा गया। बांग्लादेश की सीमा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि किससे नहीं लगती है। त्रिपुरा तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और अभी मैंने आपको बताया भी है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर हो जाएगा राइट आंसर। मणिपुर से नहीं सटती है, मणिपुर म्यांमार से लगता है। उसके बाद देखिए लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, तो यह पेश किसको करती है बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन सा है, तो संसद जो है हमारी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनी है। जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो फ्रेंड्स यह किया गया था ठक्कर बापा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। यहाँ ठक्कर बापा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी, बताइएगा। पहले सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए और इसमें से पहली घटना कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसमें से अगर हम बात करें कि पहली घटना कौन सी घटित हुई थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मार्कोनी ने सबसे पहले जो है रेडियो और वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया था 1896 में। ठीक है, तो सबसे पहले वाली घटना ये है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या है, तो इसको कहा जाता है गैट। गैट का नाम बदल करके WTO किया गया। 1 जनवरी 1995 को WTO का नाम बदल दिया गया। ठीक है, तो गैट हो जाएगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अच्छा WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनेवा में है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है, तो सबसे ज़्यादा चीन को किया है, भारत ने सबसे ज़्यादा चीन को किया है। उसके बाद देखिए अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था, तो इसको मीर बख्शी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको कहा जाता था मीर बख्शी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मीर बख्शी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा, तो 30 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे 1896। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, तो यह 10 मई 1857 के दिन, 10 मई 1857 को। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, वादन से है, तो यह जो बजाते हैं सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो यह नदी जो है फ्रेंड्स यह किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रधान से था, तो 370 जम्मू कश्मीर से था, जिसको हटा लिया गया है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है, तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, लाल सागर। राइट आंसर इसका हो जाएगा लाल सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो यह महाभियोग की प्रक्रिया है, बारे में कई बार इसके बारे में बताया है। संसद में महाभियोग होता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में महाभियोग है। किस शासक ने वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो कुमार देवी से विवाह जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था, जिसको कि भारत का नेपोलियन कहा जाता था, और इसको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कहाँ पर, पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, कहाँ पर किया था, यह आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो फ्रेंड्स इनको भेजा गया था कहाँ पर बताइए? बांकीपुर जेल में, ठीक है। और सदाकत आश्रम से इनको गिरफ्तार किया गया था और बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के समय रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था बताइए? तो ये बलदेव सहाय थे। बलदेव सहाय करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलदेव सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है? नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा का सदस्य। विधानसभा का सदस्य जो होते हैं इनका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है कि सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, इसका उद्गम स्थल है। इसका उद्गम स्थल पूछा गया है, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये वारुण हो जाएगा, ठीक है। वारुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारुण नामक स्थान से सोन नदी निकलती है, पूर्वी सोन कनाल वारुण नामक स्थान से, ठीक है। चलो उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? गैर आवश्यक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए संचारण हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किसने किया था? तो तरंग सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तरंग का सिद्धांत दिया था वेव थ्योरी हाइगन्स ने। हाइगन्स राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपवर्तनांक ज़्यादा कहाँ पर है? तो अपवर्तनांक जो ज़्यादा है यह आपका कांच में, कांच से होकर के जब गुजरेगी तो इसकी गति न्यूनतम होगी। जब 0 से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? 0 से 4 डिग्री तक पानी का आयतन घटता है, इसके पश्चात क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले जो है इसका आयतन घटता है, फिर इसका आयतन जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले कमता है बाद में बढ़ता है। तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक जो है यह तांबा धातु की छड़ का होता है, तो ये तांबा हो जाएगा। निम्न को सुमेलित कीजिए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन बी बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। तो अब आप लोग मिला लेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है? ग्रीन फ्लेम परीक्षण जो है ये कौन सा लवण देता है यह पूछा जा रहा है। तो ये जो देता है फ्रेंड्स यह आपका BaCl2 देता है, ठीक है, ग्रीन फ्लेम। यहाँ पर देखिए ZnCl2 जो है यह येलो फ्लेम देता है, पीला फ्लेम। NaCl2 यहाँ पर बना लीजिए, NaCl2 जो है यह भी येलो फ्लेम देता है, ठीक है। ZnCl2 आपको बताया था यह ग्रीन फ्लेम देगा, यहाँ पीला नहीं ग्रीन फ्लेम देगा। और CaCl2 जो है यह ऑरेंज फ्लेम देगा। चलिए, माइकोप्लाज्म विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है, टेट्रासाइक्लिन पर यह संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं। सापेक्ष परागकण पाइनस में उत्पन्न होते हैं। आलू का अग्रशीर्षण यानी कि अर्ली ब्लाइट इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका इसमें से बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका अल्टरनेरिया से हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि समानांतर श्रेणी में यदि 9 पाँचवा पद है, 26 12वां पद है, तो यहाँ पर देखिएगा 6 कौन सा पद है? तो राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ आपका 8 हो जाएगा। दो संख्या है 12 और 49 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात पूछा गया है 12 48, तृतीय अनुपात x मान लीजिए। तो 12x यहाँ पर 12 गुना x हो जाएगा इक्वल टू 48 गुना 48 हो जाएगा। तो 12 इधर 12 आएगा तो 12 चौका 48 और 48 चौका कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। करके देख लीजिए, 48 चौका 8 चौका 32, 4 6 16 और 3 19।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 396 हो जाएगा। 84 का करेक्ट आंसर जो होगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा 5। 85 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 57.04 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक विषम संख्या तथा अभाज्य संख्या है? तो इसमें से आपको राइट आंसर क्या होगा, तो 61 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइएगा, अभिनव किसान पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये जो सम्मानित किया गया है ये कौन है, तो ये विकास मिश्र हैं। उसके बाद देखिए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार की रैंकिंग क्या है? ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है, लेकिन 2022 में ये रिपोर्ट आया था, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका 22वां था। बुजुर्गों के लिए हाल ही में जारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक जो है इसमें तीसरा है। उसके बाद देखिए बिहार में पंचायत चुनाव 2021 का अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो इसकी अधिसूचना 25 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2019-20 में कितनी रही? तो ये जो रही थी ये रही आपका 34,413 रुपये। ये पुराना वाला बजट है। चलिए उसके बाद देखिएगा पुराना वाला आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से हाल ही में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कहाँ सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये घोषणा किया गया है भागलपुर में। हाल ही में खबरों में रहा हाल ही में बिहार सरकार प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय से पुलिस विभाग के लिए कुल कितने सीट आरक्षित किए हैं? तो ये आरक्षित किए हैं 5 सीट। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में बस कंडक्टरों को टिकट वसूलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया है बिहार में। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार में कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा पूर्णिया में। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कब से एम पासपोर्ट लॉन्च करेगी? तो यह जो एम पासपोर्ट है 1 मार्च हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा यातायात की जानकारी देने के लिए कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित की जाएगी? तो ट्रैफिक पार्क जो है यह 38 जिलों में, सभी जिलों में। हाल ही में बिहार सरकार ने हर घर नल का जल योजना के तहत जलापूर्ति में आ रही शिकायत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो यह टोल फ्री नंबर है 1800-123-1121। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो यह 9 जिलों में। बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो ये किया देंगे 40। अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। और जनसंख्या वाला बिहार की जनसंख्या वाला वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, देख लीजिए।